यमुनानगर में सीता अपने बेटे कुशल के साथ रहती थी। बेटे कुशल के बड़े हो जाने पर वो उसकी शादी पास ही के गांव की एक लड़की खुशी से करवा देती है। बहू, तू जैसी खूबसूरत बहू तो इस पूरी सोसाइटी में किसी की नहीं। बस अब तू इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले तो मेरी चिंता खत्म। ये ले इस घर की चाबी, अब से ये तेरे हवाले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगी। देखिएगा, आपको शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। शादी के कुछ ही दिन बाद खुशी के तेवर बदलने लगते हैं। माँ जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर समय आपकी बात मानूं। बहू, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू हर समय फोन पर ये किससे बात करती रहती है। हर समय तेरा फोन बिजी आता है। ये बात कुशल को पसंद नहीं बेटा। हाँ, मेरी तो हर बात सबको बुरी ही लगती है। अब शादी को कई महीने बीत चुके हैं, मगर खुशी कभी भी खुश नहीं रह पाती और वो अपने पति और सास से भी हमेशा झगड़ती रहती है। असल में शादी से पहले उसका एक प्रेमी होता है, गोविंद। वो उससे आज भी छुप छुप कर मिलती है। गोविंद, मैं अपने पति और सास के साथ खुश नहीं हूँ, चलो ना हम भाग जाते हैं। तुम एक काम करो, घर से सारा कीमती सामान ले आओ, उसके बाद मौका देखकर हम भाग जाएंगे। खुशी के पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर खुशी फिर भी उन्हें धोखा देती है और धीरे धीरे अपने घर से कीमती सामान को चोरी करके गोविंद को देने लगती है। उसकी सास को घर से सामान चोरी होने का संदेह होने लगता है। बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये घर से धीरे धीरे सामान कैसे गायब हो रहा है। कौन सा सामान माँ? अरे वो चांदी के बर्तन जो मैंने बनवाए थे वो दिख नहीं रहे। यहीं कहीं होंगे माँ, आपकी बहू ढूंढ देगी। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे, इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलने दूंगी। और इस तरह से धीरे धीरे खुशी घर का सारा कीमती सामान चोरी करके गोविंद के पास रखवा देती है और कुछ महीनों बाद उनके पास बहुत कीमती सामान इकट्ठा हो जाता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। खुशी, आज रात को आधी रात होते ही तुम अपने घर से भाग कर आ जाना। मैं गांव के पुराने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खुशी अपने कपड़े और गहनों की पोटली बांधकर पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां तो कोई भी नहीं है। खुशी कुछ घंटे वहीं खड़ी रहती है और फिर गोविंद के कमरे पर जाती है। वहां पर भी बड़ा सा ताला लगा होता है। हे भगवान, कहीं गोविंद मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गया? अब मैं क्या करूंगी? खुशी फूट फूट के रो रही होती है। तभी पीछे से उसका पति सारे गहनों की पोटली लेकर आ जाता है। आप यहाँ? हाँ, मैंने गोविंद को गांव छोड़ने से पहले पकड़ लिया था और ये सारे गहने भी उससे ले लिए। आपको सब पता था कि मैं आपको और माँ जी को धोखा दे रही थी? हाँ, मगर मुझे ये भी पता था कि गोविंद अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाता तो तुम कभी नहीं समझ पाती, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें खुद खुले। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं खुशी, मगर हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि खुशी 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 हमारे घर रहे, क्योंकि तुम ही तो हमारी खुशी हो। हाँ, मैं आज के बाद आपको और माँ जी को कभी निराश नहीं करूंगी। यमुनानगर में सीता अपने बेटे कुशल के साथ रहती थी। बेटे कुशल के बड़े हो जाने पर वो उसकी शादी पास ही के गांव की एक लड़की खुशी से करवा देती है।
बहू, तू जैसी खूबसूरत बहू तो इस पूरी सोसाइटी में किसी की नहीं। बस अब तू इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले तो मेरी चिंता खत्म। ये ले इस घर की चाबी, अब से ये तेरे हवाले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगी। देखिएगा, आपको शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। शादी के कुछ ही दिन बाद खुशी के तेवर बदलने लगते हैं। माँ जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर समय आपकी बात मानूं। बहू, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू हर समय फोन पर ये किससे बात करती रहती है। हर समय तेरा फोन बिजी आता है। ये बात कुशल को पसंद नहीं बेटा। हाँ हाँ, मेरी तो हर बात सबको बुरी ही लगती है। अब शादी को कई महीने बीत चुके हैं, मगर खुशी कभी भी खुश नहीं रह पाती और वो अपने पति और सास से भी हमेशा झगड़ती रहती है। असल में शादी से पहले उसका एक प्रेमी होता है, गोविंद। वो उससे आज भी छुप छुप कर मिलती है। गोविंद, मैं अपने पति और सास के साथ खुश नहीं हूँ, चलो ना हम भाग जाते हैं। तुम एक काम करो, घर से सारा कीमती सामान ले आओ, उसके बाद मौका देखकर हम भाग जाएंगे। खुशी के पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर खुशी फिर भी उन्हें धोखा देती है और धीरे धीरे अपने घर से कीमती सामान को चोरी करके गोविंद को देने लगती है। उसकी सास को घर से सामान चोरी होने का संदेह होने लगता है। बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये घर से धीरे धीरे सामान कैसे गायब हो रहा है। कौन सा सामान माँ? अरे वो चांदी के बर्तन जो मैंने बनवाए थे वो दिख नहीं रहे। यहीं कहीं होंगे माँ, आपकी बहू ढूंढ देगी। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे, इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलने दूंगी। और इस तरह से धीरे धीरे खुशी घर का सारा कीमती सामान चोरी करके गोविंद के पास रखवा देती है और कुछ महीनों बाद उनके पास बहुत कीमती सामान इकट्ठा हो जाता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। खुशी, आज रात को आधी रात होते ही तुम अपने घर से भाग कर आ जाना। मैं गांव के पुराने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खुशी अपने कपड़े और गहनों की पोटली बांधकर पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां तो कोई भी नहीं है। खुशी कुछ घंटे वहीं खड़ी रहती है और फिर गोविंद के कमरे पर जाती है। वहां पर भी बड़ा सा ताला लगा होता है। हे भगवान, कहीं गोविंद मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गया। अब मैं क्या करूंगी? खुशी फूट फूट के रो रही होती है। तभी पीछे से उसका पति सारे गहनों की पोटली लेकर आ जाता है। आप यहाँ? हाँ, मैंने गोविंद को गांव छोड़ने से पहले पकड़ लिया था और ये सारे गहने भी उससे ले लिए। आपको सब पता था कि मैं आपको और माँ जी को धोखा दे रही थी। हाँ, मगर मुझे ये भी पता था कि गोविंद अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाता तो तुम कभी नहीं समझ पाती, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें खुद खुले। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं खुशी, मगर हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि खुशी 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 हमारे घर रहे, क्योंकि तुम ही तो हमारी खुशी हो। हाँ, मैं आज के बाद आपको और माँ जी को कभी निराश नहीं करूंगी।